नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग केवीएस का जो पेपर हमारा अभी होने वाला है उसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। केवीएस के नए नए प्रश्नों का संग्रह करके हमारे द्वारा लाया गया है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं उसका एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। साथियों आप लोग क्योंकि पेपर जो नजदीक है तो इस उपलक्ष्य में क्या करेंगे, हम लोग देखते चलेंगे कैसे कैसे आपके परीक्षा में प्रश्न मिलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, जो प्रीवियस ईयर का पेपर था जितना अब तक का आया हुआ, हमने सारा सीडीपी में जितने शिक्षण शास्त्र पूछे जाते हैं सबको करवा दिया है। आज हम लोग अब से शुरुआत करते हैं। आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। अब इसके बाद हम लोग शुरुआत किया प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट से जो हमारे प्रश्न बनते हैं और प्रीवियस ईयर आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में जो वीडियो पढ़े उसको एक बार जरूर देखें, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर एक बार प्रश्न क्या होता है उससे भी रिलेटेड प्रश्न आपके बनते हैं। और बाकी प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते रहिए, जुड़े रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे कैसे आज हमारे प्रश्न दिए गए। उससे पहले एक थॉट हमारा दिया है, उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। दिया है क्या, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही साथियों क्या होता है, सर्वोत्तम होता है। इस विचार से, इस सोच के साथ आप लोग क्या करें, अपनी तैयारी को दोगुनी कर दीजिए। चलिए हम आज का अपना प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रैक्टिस सेट हमारा रहेगा। देखते हैं कौन सा प्रश्न हमारा पहला क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए दिया है बालक का, ऑप्शन बी दिया है अध्यापक का, ऑप्शन सी दिया है अभिभावक का, ऑप्शन डी दिया है प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में आपको अच्छे से पता होगा साथियों किसकी बात, बाल मनोविज्ञान किसकी बात करता है, वो बालक की बात करता है। बच्चे को मुख्य बिंदु मानकर वो चलता है, ठीक है। तो सर्वे सर्वा जो भी होता है वो क्या होता है, एक बच्चा होता है। तो हमारा ऑप्शन पहला ही जो दिया गया है, बालक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया है वही क्या होगा, सही होगा। क्योंकि बाल मनोविज्ञान हमारा कहता क्या है कि वो बच्चे की जितने भी विकास होते हैं, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, सारे बौद्धिक विकासों को लेकर बच्चे को क्या करता है, वो चलता है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है, यह परिभाषा किसकी, आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा और परीक्षा में ये पूछी जाती है। ऑप्शन ए दिया है टिचनर का, ऑप्शन बी है उंट का, ऑप्शन सी है वुडवर्थ का, ऑप्शन डी है मैकडूगल का। तो इसमें क्या कहा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, फिर एक प्रकार के व्यवहार में क्या होते हैं उस व्यवहार को सजे हुए। यह परिभाषा किसकी है, क्या टिचनर की है, बिल्कुल नहीं साथियों, वुंट की है, नहीं मैकडूगल की नहीं। ये परिभाषा आपकी किसकी है, वुडवर्थ की परिभाषा, बहुत ही प्रचलित परिभाषा किसकी है, ये वुडवर्थ की परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है साथियों, ये पूछा हमारा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये दिया है, विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। ऑप्शन बी है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। ऑप्शन सी है, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित होता है। डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट व्यवहार पाए जाते हैं। तो क्या करता है, विकास के संदर्भ में कौन सी अवस्था गलत कहा है साथियों, हमारे विकास के प्रत्येक चरण में खतरा, बिल्कुल सही बात होती है साथियों। विकास के जितने भी चरण वो क्या होते हैं, खतरीले होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो इस चीज़ को लेकर क्या माना गया है, हमारा जो शैशवावस्था होता है वो बहुत ही कठिन होता है साथियों। इसके बाद क्या होता है, हमारा विकास प्रभावित होता है, विकास वैश्विक व्यवहार से, लेकिन विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। यही क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा साथियों। बी वाला हमारा जो ऑप्शन दिया है, बी वाला ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा। नहीं, गलत पूछा है तो विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं, यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की वृद्धि और विकास पर आंतरिक कारक है। साथ ही इसमें पूछा, निम्नलिखित में से कौन से वृद्धि और विकास में एक बच्चे का आंतरिक रूप से कारक, आंतरिक कारक है। ऑप्शन ए भावात्मक कारक, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता कारक, ऑप्शन डी है जैविक और संवैधानिक कारक। तो एक बच्चे के अगर हम बात करें वृद्धि और विकास में, तो भावात्मक कारक भी उसके लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। उसकी बुद्धि, उसकी आनुवंशिकता, वातावरण और उसमें जैविक और संवैधानिक कारक भी क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा।
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा जो दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत, बाल्यावस्था समूह के अंतर्गत आपका आता है? ऑप्शन ए दिया है 18 से 24 वर्ष, बी है 0 से 6 वर्ष, सी है 6 से 11 वर्ष, डी है 11 से 18 वर्ष। तो ये बात करता है क्या? बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था अवस्था कब चलती है? ये आपकी शैशवावस्था हो गई, ये आपकी किशोरावस्था है, और ऑप्शन सी हमारा दिया 6 से 11 वर्ष, यही हमारा क्या होता है? परवर्ती बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था की श्रेणी होती है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया है वहां यहाँ पर वही क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ऑप्शन ए दिया साथियों, हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करना। ऑप्शन बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेंगे। ऑप्शन सी है बच्चों के वयस्क तथा नागरिकों के साथ तुलना करना। डी है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन, सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? मानवीय मूल्यों का, जीवन की अवधि का। अगर इन सब की बात करें तो हमारा सबसे सटीक उत्तर डी वाला होगा साथियों। इसमें क्या दिया है? डी वाले हमारा क्या दिया है? किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। ये क्या कहता है? बाल विकास की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में सबसे सटीक उत्तर हमारा डी है साथियों, क्योंकि इसमें क्या है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक जोड़ दिया साथियों। इस हिसाब से आपके ऑप्शन कौन सही होंगे? जो डी वाला ऑप्शन दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है साथियों आपकी? ऑप्शन ए आपका दिया है क्या? ऑप्शन ए दिया है यथार्थता, ऑप्शन बी है कल्पनाशीलता, ऑप्शन सी है समन्वय, ऑप्शन डी है अनुकरण। तो कौशल सीखने की जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था, पहली अवस्था होती है, वो आपकी कौन सी होती है साथियों? अनुकरण है। अनुकरण कहे तो यहाँ नकल करना। किसी भी चीज को क्या करता है बच्चा? देख कर उसकी अनुकरण करके, उसका नकल करके क्या होता है? सीखता है। हमारा इस हिसाब से ऑप्शन डी जो दिया हो वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत डैश डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये पूछ रहा है हमारा। ऑप्शन ए दिया है कोहलर के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है गार्डनर के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है पियाजे के द्वारा, ऑप्शन डी है पावलोव के द्वारा। तो बहुत अच्छा प्रश्न साथियों, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, काफी बार इसको हम करा भी चुके हैं। तो ऑप्शन बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुआयामी का सिद्धांत आपको किसने दिया? तो आपको पता होगा हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में इन्होंने क्या बताई? 9 प्रकार के और मुख्य रूप से 7 प्रकार की इन्होंने बुद्धियां बताई थी। बुद्धि के अंतर्गत इन्होंने कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। कब दिए थे? 1983 में। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने ये सिद्धांत दिया। ऑप्शन बी हमारा जो होगा यहाँ पर वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ये भी परीक्षा की दृष्टि बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है कैटल ने, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड ने, ऑप्शन सी है थर्स्टन ने, ऑप्शन डी है स्पीयरमैन ने। तो क्या होता है साथियों, अभी हम बात किए क्या होता है कि बुद्धि का तरल मोजेक सिद्धांत आपका किसने दिया? समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने, इसके बाद द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, और गिलफोर्ड ने क्या दिया? बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत। इस कैटल ने क्या दिया साथियों? इन्होंने क्या दिया? हमारा बुद्धि का तरल मोजेक सिद्धांत किसने दिया है? कैटल ने। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही क्या होगा? वहां पर सही होगा। कौन सा? कैटल ने क्या दिया है? बुद्धि का तरल मोजेक तरल आयामी सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश डैश के समान आकलन करता है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय क्या करता है? उसको चखता है तो किसके समान आकलन करता है? ऑप्शन ए है सीखने का आकलन, ऑप्शन बी है सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी है सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन डी है आकलन और सीखना। इसमें वो क्या कर रहा है साथियों? वह जो बावर्ची खाना बनाता है, खाना पकाते समय क्या करता है? वो उसको चखता है तो वह क्या करता है? सीखने के रूप में, सीखने के लिए आकलन। साथियों क्या होता है? सीखने के रूप में नहीं, सीखने के लिए आकलन करता है, सीखने के लिए आकलन करता है वो। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है वही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चिंतनशील सोच की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? चिंतनशील सोच की प्रक्रिया में
निम्न में से क्या शामिल है? ऑप्शन आपका ए दिया है आविष्कार, बी दिया है सिद्धांत निर्माण, सी दिया है सामान्यीकरण। तो चिंतनशील प्रक्रिया में क्या होता है? आविष्कार शामिल होता है, सिद्धांत शामिल और सामान्यीकरण, तीनों चीजें क्या होती है? एक चिंतनशील सोच प्रक्रिया में शामिल होती है। कौन कौन सी? आविष्कार, सिद्धांत निर्माण और सामान्यीकरण, तीनों चीजें इसमें शामिल होती है। देख लेते हैं ऑप्शन किसमें दिया, हमारा डी वाला ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। 1, 2 और 3 जो हमारा ऑप्शन दिया तीनों, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन आपके क्या होंगे? सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 किसने किया था? कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपका एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने, वाटसन ने। तो वाटसन ने क्या है? व्यवहारवाद। कोहलर ने क्या किया? सूझ अंतर्दृष्टि। और फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ने बताया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बच्चे आपके एरिक्सन। एरिक्सन ने किसका बताया साथियों? ये मनोसामाजिक विकास की खोज इन्होंने की है, एरिक्सन ने। ठीक है, बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगिक अस्थायित्व जेंडर कॉन्स्टेंसी के विकास का प्रथम चरण क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। लैंगिक अस्थायित्व के विकास का प्रथम चरण क्या होता है? ऑप्शन ए है लैंगिक स्थिरता, ऑप्शन बी है लैंगिक संसूचन, ऑप्शन बी सी है लैंगिक कंस्टेंसी, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक अस्थायित्व की अगर हम बात करते साथियों, इसमें ऑप्शन बी हमारा जो दिया है लैंगिक संसूचन, यही क्या होगा? सही होगा। इसमें क्या होता है? पुरुष तथा महिला दोनों को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना, ऑप्शन बी है सही सही व धारा प्रवाह बोलना, ऑप्शन सी है जानना समझना व लिखना, ऑप्शन डी है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो अगर ध्वनि संबंधी जागरूकता की बात करता है तो ऑप्शन कौन सही माना जाएगा? हमारा जानना समझना ये सब चीजें, लेकिन ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, ये क्या होता है साथियों? ध्वनि संबंधी जागरूकता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हमारा ए जो दिया यही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा क्या दिया है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश 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 के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं क्या होती साथियों? बहुभाषी होती हैं। मतलब क्या होता है? इसमें बच्चे क्या होते हैं? हर बच्चे की क्या होती है? अलग अलग स्थान, अलग अलग समूह, अलग अलग समाज से आते हैं, उनकी भाषा, उनकी बोली भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो हमारे यहाँ क्या होती है? बहुभाषाएं कक्षाएं चलती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में क्या होना चाहिए? डैश परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। तो इसको किस रूप में देखना चाहिए? इसको हमें एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ना बाधा, न समस्या, न परेशानी, बल्कि एक संसाधन के रूप में इसको हमको देखना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ERG अप्रेरणा सिद्धांत का पूरा अर्थ क्या है? ERG ये क्या है? एक अप्रेरणा सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इसका पूरा नाम पूछा साथियों, ये परीक्षा में आपके पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न आपके दिया है, एक्सपेरिमेंटल रिलेटेडनेस ग्रोथ, एग्जिटेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ, एग्जिटेंस रिलेटिव ग्रोथ, और डी है एग्जिटेंस रिलेटिव गेन। तो ये सब नहीं होता साथियों, इसका जो पूर्ण नाम होता है वो क्या होता है? एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ। हमारा बी ऑप्शन जो दिया है क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस, इसके बाद क्या है? ग्रोथ, यही क्या होता है? यहाँ पर सही होगा साथियों, ERG अप्रेरणा सिद्धांत का पूरा नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा खेलने के लिए उस समूह को वरीयता देता है जो उसके साथ मारपीट नहीं करता। मैस्लो के अनुसार यह किस तरह की आवश्यकता का उदाहरण है? मैस्लो के अनुसार या किस तरह के, तो बच्चा क्या करता है? एक बच्चा खेलने के लिए क्या करता है? उस समूह को वरीयता देता है तो उसको मारपीट नहीं करता भाई। तो किस में आएगा? सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि। तो ये क्या होता है? मैस्लो की क्या होती है? जो उन्होंने सुरक्षा की आवश्यकता बताई है, यही क्या होता है? इसमें शामिल होता है कि मतलब बच्चा कहता है कि बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट करता है, उस समूह को वरीयता देता है जिसमें कहता है कि जो उसके साथ मारपीट, ये सब झगड़ा गाली ये सब नहीं होती साथी, उसमें किसको मानता है? सुरक्षा की आवश्यकता को। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को किस रूप में देखना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है
के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन बी है के साथ कक्षा विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है को निचले स्तर के कार्य करने के लिए छूट मिली जानी चाहिए। ऑप्शन डी है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने की सहायता देनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपके सही, क्योंकि जब बात पहले कह दिया है कि बात किसकी कर रहा है, दृष्टिबाधित बच्चे, तो उसके लिए के साथ सामान्य रूप से पहली बात तो व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे क्या करने सहायता उपलब्ध, उसको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे क्या होगा वो आसानी से कोई भी चीजों को सीखेगा। ऑप्शन हमारा ए जो दिया है क्या होगा यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा पहला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे, एक भारतीय आधुनिक शिक्षावादी जो एक क्या थे, अत्यंत प्रकृतिवादी थे। प्रकृति की बात किसने की है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है श्री अरविंद, ऑप्शन डी है जे कृष्णामूर्ति। तो ये किसने बात की? आपके जो बात करते हैं प्रकृतिवादी, ये कौन थे आपके? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये किसकी बात करते हैं? आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। ये क्या करते थे? बच्चे को खुले में कोई चीज छोड़ दो तो बच्चा क्या होगा, आसानी से उसमें खेलेगा कूदेगा, अपनी प्रकृति से वो क्या करेगा, कोई भी चीजों को सीखेगा। हमारा बी ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, यह आप मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? कि कोई एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि यह आप मेरे लिए करें तो मैं आपके लिए करूंगा। ऑप्शन ए है सहायक उद्देश्य अभिमुखता, बी है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, सी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण और डी है सामाजिक अनुबंधन। तो ये क्या होगा साथियों? इसमें हमारा ऑप्शन ए जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कि क्या होता है? सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। बात क्या करता है बच्चा? कहता है कि आप यह कार्य मेरे लिए करें, मैं वह कार्य आपके लिए करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वो सहायता की बात कर रहा है, सहायक उद्देश्य, कि आप मेरी सहायता करिए मैं आपकी सहायता करूंगा। तो क्या होगा? कोहल वर्ग जो हमारा पहला ऑप्शन दिया वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना खेल खेलता है। सहस्वावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार करता है। तो इसमें बात करते हैं किसकी सही मिलान की, तो सहस्वावस्था में बच्चा कहाँ तर्क और अनुप्रयोग लगा पाएगा, और औपचारिक में बच्चा इसमें नहीं करता है, ये पहली अवस्था होती है। बल्कि हमारा ऑप्शन पहला जो दिया है मूर्त संक्रियात्मक, जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था होती है, 7 से 11 वर्ष तक चलती है, इसमें बच्चा क्या करता है कि लंबाई, संक्षारण, धारण, मापन इत्यादि में क्या होता है, वो उस चीज को समझने लगता है धीरे धीरे। हमारा ऑप्शन ये जो हमारा दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने, उसको अलग करने के लिए योग्य हो जाता है। ऑप्शन हमारा ए जो दिया है वही क्या होता है वहां पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जटिल संबंधों का प्रत्यक्षण करने अमूर्त रूप से तर्क तथा समस्याओं का समाधान करने की योग्यता कहलाती है। जटिल संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करने अमूर्त रूप से तर्क तथा समस्याओं का समाधान करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया है तरल बुद्धि, बी है ठोस बुद्धि, सी है संगीतात्मक बुद्धि, डी है कोई नहीं। तो ये बुद्धि कौन सी बुद्धि आपकी कहलाती है साथियों? ये कहलाती है तरल बुद्धि। तरल मोजेक जो सिद्धांत किसने दिया था? आपका कैटल ने दिया था। ये कौन सी बुद्धि हमारी कहलाती है? तो तरल बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, तरल बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेले जाने चाहिए? विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों खेल खेलने चाहिए? ऑप्शन ए है उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों का काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायता होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो जब बात आ गई सहयोग एवं शारीरिक संतुलन एक ही ऑप्शन में दिए गए हैं डी में, तो बात जो ऑप्शन पहला आपका था ये क्या होगा और तीसरा दोनों इसमें शामिल हो गए साथियों। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का क्या करेगा? एक बच्चे में खेल जो बच्चा खेलेगा विद्यालय में उसका विकास करेगा। सहयोग और शारीरिक मानसिक आदि रूप से क्या होगा? वह स्वस्थ रहेगा। ऑप्शन डी हमारा दिया वही सही होगा। दिया अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है?
निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है विद्यालय का वातावरण, बी है परिवार का वातावरण, सी है पास पड़ोस का वातावरण, डी है सांस्कृतिक वातावरण। तो बच्चा क्या करता है, उसके बौद्धिक विकास की बात करता है। बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात करता है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि बात किसके परिप्रेक्ष्य में कर रहा है? विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो दिया है वो ए वाला ऑप्शन जो दिया है यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि है। अभिभावकों और क्या होता है? अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? एक बच्चे की व्यवहार की उसके परिवार के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा और उसके अध्यापक का दायित्व करने के लिए कौन सी विधि है? क्या एक तंत्री, अनुज्ञात्मक, प्रजातांत्रिक, नियंत्रात्मक? तो नियंत्रात्मक, अनुज्ञात्मक, एक तंत्री, बल्कि उसमें क्या होता है ये प्रजातांत्रिक पर निर्भर करती है, प्रजातंत्र पर निर्भर करती है। हमारा सी ऑप्शन जो दिया है वही यहाँ पर क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत लियोन फेस्टिनेंजर ने दिया है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत लियोन फेस्टिनेंजर ने दिया है? बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके केबीएस की दृष्टि से। ऑप्शन ए है कार्यात्मक सिद्धांत, बी है संतुलन सिद्धांत, सी है सामाजिक समानता सिद्धांत और डी है संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। तो ये लियोन फेस्टिनेंजर जिन्होंने ये सिद्धांत जिसने दिया है वह आपका जो डी वाला ऑप्शन होगा, इन्होंने ये सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत आपके किसने दिया है? लियोन फेस्टिनेंजर ने दिया। ऑप्शन डी हमारा जो होगा वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्मन एबिंगहॉस किस क्षेत्र में जाना माना नाम है? हर्मन एबिंगहॉस किस क्षेत्र में जाना माना नाम है? ऑप्शन ए है शाब्दिक अधिगम, बी है व्यक्तित्व, सी है बुद्धि, डी है प्रत्यक्षीकरण। तो हर्मन एबिंगहॉस ये दोनों किस चीज से जुड़े हैं साथियों? ये हमारे शाब्दिक अधिगम से जुड़े हैं। किससे से? शाब्दिक अधिगम से क्या होता है ये जुड़े हुए। शाब्दिक अधिगम से कौन जुड़ा है? हर्मन और एबिंगहॉस। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि? एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि? ऑप्शन ए है शेष वक्त में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाए, ऑप्शन बी है स्कूल कॉलेज में ज्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकार करे, ऑप्शन सी अध्यापक के सिवाय अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल करे, डी है पुस्तकें लिखी। तो एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या आप उसे सेक्स कोचिंग पढ़ानी पड़ेगी, स्कूल में ऐसे कार्य करने, बल्कि एक अध्यापक को पुस्तकें लिखनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पुस्तकें लिखनी चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चा पढ़ेगा भी, इसके बाद आय के लिए क्या होगी ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही अच्छी माने जाएंगी साथियों। तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये चीज़ें हमारा डी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला है जिस इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? जिस इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो ये क्या होता है? सिगमंड फ्रायड के गत्यात्मक पक्ष के ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ईदम, बी है अहम, सी है पराहम और डी है ईदम एवं अहम दोनों। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह किसमें होता साथियों? पढ़ते हुए आ रहे होंगे ये क्या होता है? ईदम में होता है। ऑप्शन ए हमारा दिया यही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। किसमें? ईदम में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है कृषकाय या दुर्बल, बी है सुडोलकाय, सी है नाटे और डी है ये सभी। तो क्रेस्मर ने क्या किया साथियों? ये बात करते हैं किसकी? व्यक्तित्व की जिन्होंने बात किया है ये सर्वप्रथम क्या है? एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। और इसमें क्या कृषकाय दुर्बल ये भी आपका सही है, सुडोलकाय सही है, नाट्य भी सही है। तो ऑप्शन डी कौन सा है? और एक बताया इन्होंने मिश्रित, 4 प्रकार की ये बताते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व को बारे में 4 प्रकार बताते हैं, कृषकाय, उसे दुर्बल, सुडोलकाय, नाट्य और एक मिश्रित। हमारा डी ऑप्शन जब ये सभी दिया है तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? हमारा डी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से होता है? प्रेक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से होता है। ऑप्शन ए है अवधान और ग्रहणात्मक, बी है अवधान और प्रबलन,
सी है उत्पादित प्रक्रिया और अप्रेरणा, और डी है प्रबलन और अप्रेरणा। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम आपको किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने इस चीज को बताया है। इसके बाद इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा, प्रबलन और अप्रेरणा, ये क्या होगा? नहीं होगा साथियों, अवधान। लेकिन पहला ऑप्शन हमारा अवधान और ग्रहात्मक, उत्पादित प्रक्रिया और प्रेरणा, ये क्या होते हैं? ऑप्शन 1 और 3 जिसमें दिए होंगे वही हमारा सही होगा। पहले ऑप्शन में 1 और 3 दिया है, यही क्या होगा? सही होगा। प्रेक्षण अधिगम के उपलक्ष्य में अवधान और ग्रहात्मक, उत्पादित प्रक्रिया और अभिप्रेरणा, पहला और तीसरा ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी है स्किनर ने, ऑप्शन सी है पावलोव ने, ऑप्शन डी है जुड ने। तो जो बात करते हैं सामान्यीकरण सिद्धांत की किसने दिया है? जुड या जड इनको कहते हैं साथियों। इन्होंने क्या दिया है? सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार के अपने अधिगम को बताया। ऑप्शन हमारा डी जो दिया होगा वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परिच्छन्न अधिगम किसने परिभाषित किया है? परिच्छन्न अधिगम इनमें से किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए है कॉर्टलेबिन, ऑप्शन बी है टॉलमैन, ऑप्शन सी है कोल्ब, ऑप्शन डी है आईबी पाल। तो परिच्छन्न अधिगम को पहले हम लोग समझते हैं परिच्छन्न अधिगम होता क्या है। तो परिच्छन्न अधिगम को और एक नाम से जानते हैं क्या? गुप्त अधिगम। परिच्छन्न अधिगम को गुप्त अधिगम कहते हैं या फिर छिपा हुआ अधिगम कहते हैं। छिपा हुआ अधिगम कहते हैं किसको? परिच्छन्न अधिगम को। इसमें क्या होता है? जो भी चीजें वो सीखता है प्रभावशाली तरीके से, जो भी चीजें सीखता है वह उसको क्या होती है? बच्चे को उस तरीके में, उस रूप में दिखाई नहीं देती है। यही हमारा परिच्छन्न अधिगम या फिर इसको गुप्त अधिगम के नाम से जानते हैं या फिर छिपा हुआ अधिगम के नाम जानते हैं। और यह किससे जुड़ा? हमारे गेस्टाल्टवाद, जो मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से क्या होता है? ये जुड़ा हुआ है। हमारा ऑप्शन बी जो टॉलमैन ने इसको दिया है, टॉलमैन ने परिच्छन्न अधिगम को किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा जो दिया वही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी वाटसन ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। तो नैमित्तिक अनुबंधन इसने क्या किया था? कबूतर और चूहे पे इन्होंने खोज किया था। आपके कौन थे? ये स्किनर ने क्या दिया? नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत की खोज की, इन्होंने नैमित्तिक सिद्धांत अनुबंधन दिया है। सी ऑप्शन जो दिया वही सही होगा। अगला प्रश्न, अस्थायी अधिगम के लिए स्फूर्ति प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावी प्रबलन कौन सा है? अस्थायी अधिगम के लिए अधिगम के स्फूर्ति सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रबलन सिद्धांत कौन सा? ऑप्शन ए है सतत प्रबलन, ऑप्शन बी है निश्चित अनुपात प्रबलन, ऑप्शन सी है परिवर्तित अनुपात प्रबलन, ऑप्शन डी है निश्चित अनुपात। तो यह सिद्धांत जो दिया इन्होंने अस्थायी अधिगम के लिए अधिगम के स्फूर्ति प्रबंधन के सिद्धांत कौन सा प्रभावी होगा? वो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया परिवर्तित अनुपात प्रबलन। यही क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर हमारा तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंडूरा द्वारा दिए गए सामाजिक अधिगम को निम्नलिखित सोपानों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। बंडूरा द्वारा दिए गए क्या होते साथियों? ये जो सिद्धांत दिए गए हैं इनको क्या करना? पुनर्व्यवस्थित करना। कैसे कैसे पुनर्व्यवस्थित इसको हम करेंगे, इस चीज को आप क्या करेंगे? देखेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन कौन सा हमारा दिया है? बंडूरा द्वारा दिए गए सामाजिक अधिगम के निम्नलिखित सोपानों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है व्यवहार के स्मरण करना, बी है स्मृति को कार्य में तब्दील करना, सी है प्रारंभ किए गए व्यवहार का पुनर्वर्गीकरण, और डी है व्यवहार पर ध्यान देना। तो इसको हमको क्रम में बैठाना है साथियों। हमको पहले क्या आएगा? पहले हमारा आएगा कौन सा? पहले ऑप्शन आपका चौथा सही होगा, पहले चौथा आएगा। फिर कौन सा आएगा? फिर आपका क्या आएगा? पहले व्यवहार पर ध्यान देना और समझना। फिर क्या करना हमको? ये पहला वाला ऑप्शन आएगा हमारा कौन? व्यवहार के स्मरण करना। फिर कौन सा आएगा? स्मृति को कार्य में तब्दील करना। लास्ट में आएगा प्रारंभ किए गए व्यवहार का अनुभव। तो पहले कौन सा आएगा? चौथा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते किस ऑप्शन में है। तो हमारा दूसरे ऑप्शन में ये साथियों चौथा पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, बी वाला। चौथा आएगा पहले, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था
जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता वह क्या होता है, अनुवादन होता है। कि प्रदीप्ति होती कि उद्भवन की आयोजन। तो ये प्रश्न आपका बताया गया साथियों, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, ये हमारा उद्भवन होता है। ठीक है, क्या होता है, उद्भवन। हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलग ढंग कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या है। अलग ढंग से कार्य करने और नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता या जागरूकता। तो वो क्या कहलाती साथियों, हमारा ऑप्शन पहले ही आपको पता होगा, सृजनात्मक क्या होता है, नवीन परिणामों को अभिव्यक्त करने की, एक अभिव्यक्त करने की वो चीजें होती है साथियों। इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है, नवीन परिणामों को अभिव्यक्त करने की अभिव्यक्ति होती है साथियों। ऑप्शन ए हमारा जो है सृजनात्मक, सृजनशील का मतलब होता है नई नई चीजों की खोज करना। हमारा ए ऑप्शन जो दिया है क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापन में प्रश्नावली कौशल बहुत जरूरी है। अध्यापन में प्रश्नावली कौशल बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को सुनिश्चित करने, बी है शिक्षार्थियों के तथ्य याद रखने, सी है विद्यार्थियों को अनुशासित करने, डी है विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने। तो बात किसका करता है, प्रश्नावली की बात करता है साथियों। ऑप्शन हमारा पहला ही जो दिया है, शिक्षण में विद्यार्थियों को क्रियात्मक भाग लेने को सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है, ऑप्शन हमारा पहला ही जो दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही माना जाएगा। देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न हमारा क्या दिया है, साखी अभिक्रमित अनुदेशन इस मान्यता पर आधारित है। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन इस मान्यता पर आधारित है कि ऑप्शन ए है छात्र गलतियां करके सीखते हैं। छात्र तभी सीखता है जब वह पूर्ण विषय वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता हो। जब शिक्षण, निदान और उपचार साथ साथ चलता है तो छात्रों को करता है कि पुनर्बलन प्राप्त होता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो सर्वप्रथम जानते हैं हम लोग साखी अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है, तो ये थे आपके मनोविज्ञानी नॉर्मन ए क्राउडर। किसने दिया है, नॉर्मन ए क्राउडर। कब देते हैं, 1954 में। कब देते हैं, 1954 में। और इन्होंने साखी अभिक्रमित अनुदेशन में 3 प्रकार का अधिनियम बताया था। 3 प्रकार का अधिनियम कौन कौन सा बताया, पहला बताया था इन्होंने, देख लेते हैं, व्याख्यात्मक अधिनियम। व्याख्यात्मक अधिनियम। इसके बाद दूसरा कौन सा बताया हमारा, उपचारात्मक। और तीसरा कौन सा बताया है, निदानात्मक। ठीक है, व्याख्यात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, इन्होंने 3 अधिनियम बताए अपने सिद्धांत में। तो साखी अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है। कब दिया है, 1954 ईस्वी में। कब दिया है, 1954 ईस्वी में। किसने दिया, नॉर्मन ए क्राउडर ने। तो बात ये करते हैं, आपके चारों ऑप्शन इसमें सही होंगे, तीनों जो दिए सही है। इस परिप्रेक्ष्य हमारा डी ऑप्शन जो बचता है, उपयुक्त सभी। अब अनुदेशन इस समानता पर आधारित उपयुक्त सभी जो हमारा ऑप्शन होगा, यही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। ये थे साथियों 40 प्रश्न जो हमारे समाप्त हुए। तो आप हमारे चैनल को अगर पहले क्या करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको प्रतिदिन जो हमारी क्लासेस है वो मिलती रहे। और आप लोग सर्वप्रथम क्या करें, जमकर साथियों शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, आप वीडियो को शेयर करते रहिए। तो साथियों अगर आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।